मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। वो फर्स्ट चैप्टर तो हो ही गया था, हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में जो है यूनिट एंड डायमेंशंस है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। हम देखेंगे एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर को, उसमें है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पर हमें दो टर्म दिखाई पड़ रहा है, एक है यूनिट, दूसरा है मेजरमेंट। यूनिट को कहते हैं मात्रक, इसको कहते हैं मापन, राइट। यहाँ पर है, इसको कहते हैं मात्रक, इसको कहते हैं मापन। ऐसे ही हम सपोज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर जो पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या पढ़ते हैं? हमने पढ़ा क्लास 9 में फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने डिस्क्राइब किया था कि ऐसी क्वांटिटी जिसे नापा या तोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और उस फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को डिनोट करने के लिए, ठीक है, यूनिट की आवश्यकता होती है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ जो चीज़ दुनिया में है उसकी हर कुछ न कुछ उसकी क्वांटिटी है, उसका कुछ न कुछ माप है, कुछ न कुछ उसका मेजरमेंट है, कुछ न कुछ उसका अमाउंट है, कुछ न कुछ उसमें डायरेक्शन है, कुछ न कुछ उसमें अमाउंट का कुछ न कुछ उसमें अमाउंट है। अमाउंट होगा तो डायरेक्शन होगा, अमाउंट होना ज़रूरी है, डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। हर फिजिकल क्वांटिटी में ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें डायरेक्शन हो, लेकिन हर फिजिकल क्वांटिटी में अमाउंट हो ये ज़रूरी है। क्योंकि अमाउंट का मतलब क्या कि जो उसके फॉर्मेशन में जितने पार्टिकल्स का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता हुई है, उसका कुछ न कुछ एक वैल्यू होता है। उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग अमाउंट कहते हैं। जैसे सपोज हम करते हैं, हम किसी शॉप पर जाते हैं और शॉप पर जाने के बाद उस शॉपकीपर को कहते हैं मुझे, जैसे आप जाते हैं शॉप पे, तो शॉपकीपर पूछता है कि क्या चाहिए। मीन्स क्या कि वो जानना चाहता है कि आपसे कि क्या चाहते हैं आप। तो आप बोलेंगे कि मुझे राइस लेनी है, तो ये राइस तो हो गया, वो जान लिया कि राइस। फिर वो पूछे कितना लेना है, कितना क्या मीन्स क्या कि वो अमाउंट पूछ रहा है आपसे। अमाउंट पूछ रहा है कि सपोज आपने कह दिया उसको कि हम मुझे 10 kg लेना है, राइट। ये 10 kg मुझे राइस लेनी है। तो 10 क्या है बच्चों? ये अमाउंट है। 10 क्या है? ये अमाउंट है। और kg क्या है? ये उसका यूनिट है। इन दोनों में से अमाउंट की प्रॉपर जानकारी के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है कि उसका है यूनिट कितना है। मीन्स क्या कि यूनिट जो है उसके अमाउंट को डिनोट करता है कि आपका वो मास है, लेंथ है, या टाइम है, या टेम्परेचर है, या अमाउंट ऑफ मैटर है। वो क्या डिनोट करता है बच्चों? ये अमाउंट इसका क्या है? 10 है, ठीक है। और ये kg क्या है? इसका यूनिट है। अमाउंट और यूनिट ये दोनों मिल करके क्या होता है बच्चों? अमाउंट प्लस यूनिट, इस दोनों को मिला करके कहा जाता है मैग्नीट्यूड। इन दोनों को मिला के कहा जाता है मैग्नीट्यूड। हमने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसे को हमने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ स्केलर वेक्टर नहीं पढ़ा रहे बच्चों, ये पढ़ा रहे क्या कि मैग्नीट्यूड आवश्यक है, जरूरी है। मैग्नीट्यूड कहते हैं परिमाण को, और अमाउंट का मतलब होता मात्रा, और यूनिट का मतलब होता मात्रक। मीन्स क्या होगा कि मात्रा प्लस मात्रक मिल करके बनता है बच्चों परिमाण बनता है। इसको परिमाण कहते हैं, परिणाम नहीं, परिमाण। परिणाम मतलब रिजल्ट, ये है परिमाण। परिमाण इक्वल टू क्या हो जाएगा? मात्रा प्लस मात्रक। मतलब क्या कि उस शॉपकीपर को हम अगर सिर्फ अमाउंट बताएंगे, मैंने क्या कहा 10 kg राइस लेनी है मुझे, वो पूछे कि आपको क्या लेना है, तो मैं बता दिया कि राइस लेनी है मुझे। फिर पूछा कितना लेना है, तो मैंने उसको बोल दिया 10, और मैंने यूनिट बोला ही नहीं। तो बेचारा क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको क्या चाहिए। 10 ग्राम चाहिए, 10 पीस गिन करके चाहिए, 10 kg चाहिए, 10 पैकेट चाहिए, या 10 क्विंटल चाहिए।
बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशन में गिर जाएगा और उसे समझ में नहीं आएगा, तो उसको समझाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि अमाउंट के साथ साथ हम यूनिट भी डिस्क्राइब करें। ओके, यूनिट अमाउंट के साथ साथ हमें यूनिट भी डिस्क्राइब करना होगा। तो हर अमाउंट के साथ कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू को मेंशन कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। हर जमाने में यूनिट अलग अलग हुआ करता था, ठीक, क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा। हर जमाने में जो यूनिट है वो अलग अलग हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ नाप तौल की इकाई में, जैसे आज केजी से नाप रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं, गेहूं या चावल को लोग सेर से नापते थे। वो लाइन वाला शेर नहीं, सेर होता था, सेर से नापा करते थे गेहूं को या चावल को। लेकिन आज के इस दौर में लोग सेर नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो यूनिट हमारा प्रचलित मात्रक था, हमारा वो यहाँ हमारा लोकल यूनिट था, जिसको हम समझते थे और देने वाला समझता था। सेम चीज वैसे ही है, जिसको हम समझते हैं अपने यहाँ लोकल स्तर पर, अपने ग्रामीण स्तर पर, अपने गांव के लेवल पर, उसको हम नेशनल नहीं बना सकते हैं, उसको इंटरनेशनल नहीं बना सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता समझने में। आइए बच्चों देखते हैं, ये क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट को डिनोट करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होगी, राइट। जब अमाउंट को हम यूनिट से करेंगे तो फिर क्या होगी कि जो अमाउंट होगा उसकी कुछ ना कुछ माप होगी, उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा। तो मेजरमेंट है क्या, कहा जाता है कि मेजरमेंट प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर टेक्नोलॉजिकल लाइफ। ये जो टेक्नोलॉजिकल लाइफ है, इसमें जो मेजरमेंट है वो क्या है, एक वाइटल रोल प्ले करता है। वाइटल रोल का मतलब ऐसा रोल जो मतलब कि जिसके बिना साइंस का जो मतलब कि स्टडी है, साइंस का जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, ये एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। और फिजिक्स को कहा जाता है फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव साइंस, मतलब फिजिक्स जो है ना, साइंस किसका है, क्वांटिटी का साइंस है। और क्वांटिटी के साइंस के लिए हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट चाहिए। क्वांटिटी के साइंस के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए। देखिए मेजरमेंट इसलिए कहा जाता है, इसको मेजरमेंट का साइंस इसलिए कहा जाता है कि सारा मेजरमेंट जो भी है वो फिजिक्स क्या करता है, उसको देता है। इसलिए फिजिक्स को कहते हैं क्या, इट इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। जितना भी फिजिक्स के अंदर यूनिट यूज हो रहा है, सभी क्या है, आप देखेंगे क्या कि सभी मेजरमेंट पर बेस्ड है। तो विदाउट मेजरमेंट हमारी लाइफ तो है भी कुछ नहीं। वैसे देख सकते हैं आप, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को देखेंगे, इसका भी एक मेजरमेंट है। आपके बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड के प्रेशर का भी एक रेंज है। हम लोग सुनते हैं, फ्रीक्वेंसी का कुछ रेंज है, वेवलेंथ का कुछ रेंज है। हम लोग जो किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो देखने के लिए जो ना लाइट का यूज किया जाता है, तो लाइट का भी एक रेंज है। ओके, कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा का भी एक माप है, शर्ट है, शर्ट का एक माप है, पैंट पहन रहे हैं उसका एक माप है। जो कुछ आप देखेंगे, इवन के सुबह जब आप सो करके जगते हैं बच्चों, सुबह से लेकर के शाम जब रात में जब सोने जाते हैं, तब तक हम देखते हैं कि सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में कुछ न कुछ मेजरिंग वाली चीज़, नाप वाली चीज़ है। जैसे देख के हम लोग घर बनाते हैं, उसका एक प्रॉपर नाप होता है। ऐसा नहीं जैसे चाहे वैसे बना लिया, ऐसा नहीं है। मतलब क्या कि पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए हमें नाप की आवश्यकता होगी और होती है। तो नाप क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट कहें तो क्या है, कि मेजरमेंट एक्चुअली क्या है कि इट इज कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड गिवन क्वांटिटी। लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों, इट इज कंपैरिजन between standard quantity, standard quantity and given quantity given quantity का मतलब क्या। जैसे सपोज करिए कि हम अगर मार्केट से कुछ खरीदने जाते हैं, आप जाते हैं कहाँ, आप जाते हैं कहाँ पे, एप्पल खरीदने जाते हैं, राइट। एप्पल वाला क्या करता है, उसके पास एक वाट होता है, वाट पे क्या करता है, बैलेंस लेता है, तराजू लेता है। एक बैलेंस के एक पार्ट पर जो है ना वो वाट को रखता है, दूसरे पार्ट पे एप्पल को रखता है, और उसने क्या किया, आपको कंपेयर करके दे दिया। ठीक है, आप कपड़ा की दुकान पर जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है कि एक मीटर स्केल होता है उसके पास। उस मीटर स्केल को क्या करता है, कपड़े को क्या करता है, उससे कंपेयर करके आपको दे देता है। ऑयल लेने जाते हैं, केरोसिन ऑयल लेते हैं या पेट्रोल लेते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू
ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा पूरी दुनिया को साइंस ने दिया है। किसने दिया है? साइंस ने दिया है। स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे कि फ्रांस में लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में रखा हुआ हर एक का, चाहे वो मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, उस मेजरमेंट का वो वैल्यू वहां पर से फिक्स होता है और वही पूरी दुनिया में लागू होता है। इस स्टैंडर्ड वैल्यू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया? सर्टिफाई कर दिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोहर लगता है उस वाट पे। आप उल्टा करके देखेंगे वाट को, उस वाट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील लगा हुआ होगा। और अगर जिस पर नहीं लगा हुआ सील होगा, वो समझ जाइए कि वो उसने वो धोखा दिया है, वो मतलब कि वो फेक किया उसने, राइट। तो इसका मतलब क्या कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब हमारे भारत में ये फिक्स कर दी है। पूरी दुनिया में साइंस ने दिया है, साइंस सब जगह को क्या किया? सप्लाई किया। और भारत में जैसे आया तो भारत ने उस पर अपना स्टैंप लगा दिया कि हम भी इस चीज को मानते हैं, राइट। तो साइंस के स्टैंडर्ड क्वांटिटी को भारत सरकार मानती है और भारत सरकार, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि भारत में बनाए गए कानून का, भारत में बनाए गए स्टैंडर्ड का को हम लोग अपने दिल से माने और हम अपने जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है उस स्टैंडर्ड का को फॉलो करें। जैसे कि हमारे अभी जैसे कोरोना का है, गाइडलाइंस वगैरह आता है, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे मतलब कि कोई रूल आया, कोई गाइडलाइंस आया, फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर हम पर क्या होगा? कानूनी कार्रवाई होगा, ठीक है। उसी तरह से सेम क्या, ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया गया है किसको? आम पब्लिक को। और आम पब्लिक क्या किया इसको? अगर इसका वायलेशन करेगा, अगर इसको क्या करेगा? इसको नहीं मानेगा स्टैंडर्ड को, तो फिर वो भी कानून के गिरफ्त में आ सकता है। समझ जाइए कि नाप तौल के लिए अगर कानून है, उस कानून को मानना हमारा फर्ज है, ठीक है। तो आइए, मेजरमेंट इज नथिंग बट इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन two quantities, means standard quantity and given quantity which we have to taken from your shop or other else। आप कहीं से भी लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, शॉप से लेते हैं, तो उसका एक मेजरमेंट है। तो स्टैंडर्ड से उस गिवन वैल्यू को क्या कर रहे हैं? कंपेयर करके वो आपको दे रहे हैं, ओके। तो ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट का कई तरीका होता है। किसी को क्या करते हैं? तौलते हैं, किसी को नापते हैं, किसी को गिनते हैं। जैसे अगर पेंसिल लेते हैं तो डजन में देता है, ये काउंटिंग हो गया, ठीक है। आप ऑयल लेते हैं तो उसको क्या किया? नापा। आप अगर एप्पल ले रहे हैं तो उसको तौल दिया। मींस क्या कि अलग अलग वैल्यूज जो है ना, वो अलग अलग क्वांटिटी जो है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पर अलग अलग वैल्यू क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। अब नहीं कि हम ऑयल को जा रहे हैं मीटर में नापने के लिए, ऑयल को मीटर से नहीं नाप सकते हैं, भले ऑयल को हमको लीटर में नापना है, क्योंकि लीटर फिक्स कर दिया गया है कि लीटर से ही नाप सकते हैं, ओके। उसको मीटर में नहीं नाप सकते हैं। तो यूनिट क्या है ये पता चल गया बच्चों, मेजरमेंट क्या हो गया ये पता चल गया। अब एक्चुअली हमको यहाँ पे पढ़ना है, तो हम दो टॉपिक पढ़ा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी इसका डिटेल अभी नहीं पढ़ा है। डिटेल में क्या कि हमको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने के पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसके यूनिट को सिलेक्ट करेंगे और क्या मेजर करेंगे। तो हमने देखा कि हम उस चीज को मेजर करते हैं, उस चीज को नापते हैं, तौलते हैं, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा है। मतलब क्या? अगर हम फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया है तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब, भौतिक राशि का मतलब जिसको नाप या तौल सकते हैं। जैसे आदमी का गुस्सा, आदमी का स्मार्टनेस, किसी का ब्यूटीफुलनेस, किसी का काइंडनेस, किसी का वो ऑनेस्टी, किसी का डिसऑनेस्टी, ये सभी चीजें नहीं नापी जाती हैं, इसलिए यह फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसके अलावा जो भी मेजरेबल है, जिसको मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के अंडर वो कैटेगराइज करते हैं और फिर फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन को वंस अगेन पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच कंटेन्स आइदर इट मास, लेंथ और डायरेक्शन और something else which can be measured by any other parameter। किसी भी पैरामीटर से, किसी भी स्केल पे उसको नापा या तौला जा सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हिंदी में कहेंगे वह राशि जिसे नापा या तौला जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं, ओके। आइए इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है और फिजिकल क्वांटिटी में हम कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे, उसको भी हम देखते हैं।
तो सबसे पहली बात है कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लिए हैं कि ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको नापा या तौला जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह का होगा बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह का होगा? फिजिकल क्वांटिटी आमतौर पे दो हिस्से में बांट दिया गया है। एक क्या कह रहा है? एक कह रहा है अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेसिस पर। फिर क्या होता है? दूसरा है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तो डायरेक्शन को कंसीडर करने के बाद जो हम उसको कैटेगराइज करते हैं तो क्या होता है वो? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी या अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी। हमने पढ़ा है क्लास 9 में बच्चों, दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक को कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल उसी का दूसरा नाम है बच्चों बेसिक क्वांटिटी। और दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका हिंदी भी बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस पर कि हमें हिंदी नहीं आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है। हाँ, तो ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में दो तरह का होगा। क्या होगा? एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। आइए डिस्कस करते हैं। भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा या तौला जा सकता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, आवेग, संवेग, त्वरण, मंदन, बल, क्षेत्रफल, आयतन, जितनी चीजें हैं जो नापी तौली जा सकती हैं वो सभी भौतिक राशि हैं। जिसे नापी तौली नहीं जाएगी वो भौतिक राशि नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, इसको दो हिस्से में बांट दिया गया, दो तरह से बांट दिया गया। जैसे मान लेते हैं कि हमारे समाज में एक होता है कि अमीर आदमी, तो पूछते हैं क्या किस बेसिस पर अमीर आदमी? तो बोले नहीं, जमीन उसको ज्यादा है, तो जमीन के आधार पर वो अमीर आदमी है। एक होता नहीं, जमीन नहीं, उसके पास पैसा बहुत है, तो पैसे के आधार पर अमीर आदमी। या तो जमीन के आधार पर अमीर आदमी है या पैसे के आधार पे वो अमीर आदमी है। मतलब क्या कि किस बेसिस पर उसको अमीर मान रहे हैं? अरे उसके पास पैसा बहुत है, ठीक है, पैसे के आधार पर अमीर आदमी। दूसरा कह रहा नहीं, उसके पास जमीन ज्यादा है, इसलिए जमीन के बेसिस पर वो अमीर आदमी। उसी तरह से यहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्से में कैटेगराइज किया है। एक कौन बेसिस पर है? वो डिपेंडेंसी के बेसिस पर है, डिपेंड रहने के बेसिस पर है। दूसरा क्या है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पर है, मतलब डायरेक्शन के बेसिस पर। जो डिपेंडेंसी के बेसिस पर है उसको दो हिस्से में बांटा गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं मूल। हाँ, ये क्या, इसका हमने बताया नहीं, ये है निर्भरता के आधार पर, ये है क्या, दैशिक आधार पर, दिशा के आधार पर। तो ये जो निर्भरता के आधार पर है, दो हिस्से में हुआ, जिसको कहते हैं मूल राशि। हाँ, इसको कहते हैं मूल राशि या इसी का दूसरा नाम है आधारी राशि। मूल राशि कहेंगे या आधारी राशि कहेंगे, इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। मूल राशि वह राशि है जो स्वयं स्वतंत्र मानी जाती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन जो व्युत्पन्न राशि होती है वह राशि है जो मूल राशि पर निर्भर होती है। ओके, हम इस तरह से कह सकते हैं बच्चों, मूल ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे आपके फादर हैं, ये हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी, और आप इसके चाइल्ड हैं, ये हो गया क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। आपको कोचिंग की फीस देनी होती है, पिताजी से संपर्क करते हैं। आपको पॉकेट खर्च लेना होता है तो पिताजी पर डिपेंड है। आपको स्कूल का फीस देना होगा तो पिताजी पर डिपेंड है। आपको कहीं जाना होगा तो परमिशन पिताजी से लेंगे। आपको जो भी कुछ करना है तो हम फादर से परमिशन पर काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और आप क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। भारत सरकार के रूल के हिसाब से 18 साल की उम्र तक, 18 साल तक आप क्या है, डिपेंड रहते हैं। ये जो कंडीशन बता रहे बच्चों, कंडीशन अप्लाई है 18 साल की उम्र के पहले तक का है, ठीक है। बाद की बात नहीं, बाद में फिर आप एक भारत के नागरिक हो जाते हैं जब वोट देने का अधिकार आपको आ जाता है। ओके, तो देखते हैं कि ये क्या है, ये जो चाइल्ड है अपने फादर पर डिपेंड है, तो चाइल्ड क्या हो गया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, और फादर क्या हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। सेम उसी तरह से जैसे हमने पढ़ा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो हिस्से में बांटा गया है। एक को कहते हैं ऑटोट्रोफ्स, एक को कहते हैं हेटेरोट्रोफ्स।
ऑटोट्रॉफ्स क्या करता है, अपना अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। और जो हेटेरोट्रॉफ्स होता है वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होता है। वही सेम चीज यहाँ पर समझ लेते हैं क्या बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट एंड नेवर डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी। ये किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल में हमने देखा क्या, मास को देखिए, लेंथ को देखिए, टाइम को देखिए, ये तीनों क्वांटिटी को फिलहाल देखिए क्या है, मास खुद पर डिपेंड होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस होगा उसमें मास होना जरूरी है, तो मास होगा ही होगा। कुछ ना कुछ लेंथ हो करेंगे, मेजर कर सकते हैं, टाइम तो होगा ही होगा। ये क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे बच्चों, तो देखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ते हुए आए हैं। तो देखिए स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड है और ये स्पीड जो है टाइम पर डिपेंड है। डिस्टेंस भी लंबाई है ना, एल है, डिस्टेंस भी एल है और टाइम तो टी है ही। ये दोनों किस पर डिपेंड हो गया, मींस की स्पीड फुल्ली डिपेंड कर रहा है किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। स्पीड को कहा जाएगा बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये जो मास, लेंथ और टाइम है ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। इसको कहते हैं अदिश राशि, इसको कहते हैं सदिश राशि। अगर हम अदिश के बारे में बात करें बच्चों, हिंदी में बात करें आ प्लस दिश, ठीक, ये हो गया अदिश, वो क्या है 100 प्लस दिश सदिश, राइट ना। मतलब हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी विच कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आइए हिंदी में बात करें, वह राशि जिसके पास केवल परिमाण हो और दिशा ना हो, दिशा ना हो, दिश का मतलब दिशा, और का मतलब नहीं, जिसके साथ दिशा नहीं होगा, परिमाण तो होना जरूरी है किसी केस में, मतलब अमाउंट का होना जरूरी है, अमाउंट ना हो ऐसा कोई जरूरत, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा ही नहीं जिसमें अमाउंट नहीं हो। अमाउंट का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड नहीं हो, मैग्नीट्यूड नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैग्नीट्यूड तो होना शर्त है, ठीक है। तो ऐसी राशि, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ केवल मात्रा हो, केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो, ऐसी राशि को क्या कहेंगे बच्चों, ऐसी राशि को कहते हैं अदिश राशि, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, ठीक है। आइए जैसे कि हम बात करते हैं, किसी ने आपसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो आपने बोला कि मेरी उम्र जो है अभी अभी मैट्रिक पास हुए हैं, ज्यादा 16 साल होगा, 16 ईयर्स। कभी ऐसा बोला क्या आपने कि मेरी उम्र 16 ईयर्स नॉर्थ की तरफ है, अरे 16 ईयर्स नॉर्थ की तरफ है, तो ये हमको 16 ईयर्स को बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिनोट करने के लिए सिर्फ अमाउंट की जरूरत पड़ती है, मींस कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी। 16 ईयर्स, आपसे पूछा कितना टाइम हुआ, अभी 12 बजा है, ठीक है, किसी का 12 बजा पता नहीं, अभी 12 बजा है, राइट, ये 12 बजा है, ओके। आपने को पूछा कि कितने में खरीदे हो, अरे 500 रुपए में खरीदा है। ये क्या है 500 क्या है, आपने कितना, हाँ आपके पास कितने गेहूं हैं, तो कितने वेट है, हमारे पास 5 केजी है, तो 5 और केजी हो गया अमाउंट, ये हुआ परिमाण, ये हुआ मैग्नीट्यूड। मतलब कि मास को डिनोट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमाउंट, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी है, इसमें दिशा की जरूरत, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास दोनों हो, दिशा भी हो और परिमाण भी हो। जैसे सपोज करते हैं कि आपका कोई दोस्त स्टेशन पर आता है और पहली बार आ रहा है आपके शहर में, और आपको फोन करता है कि अरे हम तो पहुंच गए स्टेशन, तो उस दोस्त को कहते हैं कि यार ठीक है, मोबाइल उठा के करते हैं उसको, ठीक है आओ 5 किलोमीटर आ जाओ। अब बेचारा कंफ्यूज हो गया कि जहाँ भी स्टेशन है उसके चारों तरफ रोड है, इधर भी इधर भी इधर, ऊपर तो जा नहीं सकता, हमेशा के लिए चला जाएगा, नीचे जा नहीं सकता, राइट। वो क्या है, चार तरफ डायरेक्शन है उसका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन में है। अब बेचारा वो कंफ्यूज हो गया कि 5 किलोमीटर किधर जाए, ओके। वो क्या बोला, 5 किलोमीटर आ जाओ, वाह
अच्छी बात है। आप भी ऐसे अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, 5 किलोमीटर आ जाओ और घर में जाके सो जाइए, दोस्त आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसको अगर सही पोजीशन पर पहुंचने के लिए, सही पोजीशन पर पहुंचने के लिए, तो जैसे बोला 5 किलोमीटर आ जाओ, तो ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड स्टेशन पे उतरा, उसको बोला 5 किलोमीटर आ जाओ, किधर जाएगा? 5 किलोमीटर किधर जाएगा? उसको आपने क्या कहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। अगर सपोज आप डायरेक्शन बता देते वेस्ट, ये क्या है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज अगर बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है ना कि हम आपको पैसा भी देंगे और हम आपको मशवरा भी देंगे, नहीं, दोनों में से एक चीज चाहिए। आपको मशवरा चाहिए तो हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है। आपको अगर हमारा गाइडलाइन चाहिए तो ठीक है, लेकिन पैसा नहीं देंगे। सेम चीज वैसे ही है, यहाँ पर क्या है कि वो सही पोजीशन पर पहुंच जाए, इसके लिए ये जरूरी है कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल में बात करते हैं हम लोग, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें वेक्टर क्वांटिटी हैं। और वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाएगा, उस राशि को कहा जाएगा जिसके साथ परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, और मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर एक चीज नहीं होगा तो फिर वो सही पर्टिकुलर उसका डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है बच्चों, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कहेंगे। अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर, डायरेक्शन है तो वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा, स्केलर में भी मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केलर को इसमें मैग्नीट्यूड है और इसमें भी मैग्नीट्यूड है। ओके, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन होगा। मतलब ये होगा एक स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहेंगे जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। वैसी राशि को क्या कहा जाएगा, अदिश राशि कहेंगे। सदिश राशि वैसी राशि है जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दोनों एक साथ हो, तो कैसी राशि, सदिश राशि। जैसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे सपोज करिए कि आपको बाइक मिल गया और घर पे मम्मी को बोल करके नहीं आए, कहाँ निकल रहे, सुबह निकले 10 बजे, आपका दोस्त आया खोजने के लिए, अरे पिंटू कहाँ गया, मम्मी बोले कोई पता नहीं कहाँ गया, बोल करके नहीं गया है। मतलब क्या कि जितना भी आप कवर किए हैं वो क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। और अगर मम्मी को बोल करके आए हैं कि हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं और अपने स्कूल जाएंगे और वहां से फिर हम रिटर्न आ जाएंगे या नहीं आएंगे, फिर दोस्त क्या चले जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ से इस पोजीशन से निकले हैं और हम स्कूल जा रहे हैं, मतलब स्कूल आपका उस पोजीशन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसलिए दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड जस्ट फर्स्ट केस इज इन डिस्टेंस। ओके, आगे बात समझ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, भले यूनिट एक जैसा है। दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एक जैसा हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसा फिजिकल क्वांटिटी हो। दो अलग अलग क्वांटिटी का, जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, इसका यूनिट मीटर। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, यूनिट एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक जैसा नहीं हो सकता है। आई बात समझ में बच्चों, आगे बात समझ में, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले अब बात करेंगे व्हाट इज यूनिट। व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज नथिंग बट इट इज एन स्टैंडर्ड, इट इज अ स्टैंडर्ड गिवन जस्ट आफ्टर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, दिस सिंबल इज कॉल्ड यूनिट। किसी भौतिक राशि के परिमाण को दर्शाने के लिए, परिमाण को दर्शाने के लिए जो संख्यात्मक मान के आगे चिन्ह अंकित होता है उसे ही हम लोग मात्रक कहते हैं। आई बात समझ, मात्रक क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा को
किसी पदार्थ के मात्रा, किसी पदार्थ के परिमाण को स्थापित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मात्रा के आगे उपयोग होने वाले चिन्ह को मात्रक कहते हैं। सभी भौतिक राशि का मात्रक अलग अलग होता है और वो मात्रक प्रचलन के हिसाब से भी था। पहले जमाने का क्या था अलग था, आज के जमाने का अलग है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। यूनिट का जो सिस्टम है वो 4 तरह का सिस्टम था। पहले 3 ही था। पहले क्या था, अब लिखेंगे इसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट लिखिए इसका। द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के डिनोटेशन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए जिस अमाउंट के आगे चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मीन्स अगर किसी क्वांटिटी को बात करेंगे ये क्या होता है, NU। N क्या है, ये क्या है, ये है क्वांटिटी। ये क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी इज नथिंग बट इट इज, दिस वन इज अमाउंट। अमाउंट याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये है मात्रा। अमाउंट मतलब मात्रा। ये क्या है, ये है यूनिट। यूनिट ये है मात्रक। ठीक है, ये क्या है, परिमाण। तो देखिए यूनिट कहते हैं किसको है, ये यूनिट है। कहेंगे किसको, मात्रा के बाद जो चिन्ह यूज होता है, उपयोग होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मात्रा कहते हैं। तो जैसे आपको मम्मी ने दिया पैसा, जाओ जाकर के एप्पल लेकर के आओ। आपने क्या किया, आपने जाकर के 2 केजी एप्पल उठा करके ले आए। ठीक, मम्मी ने पूछा कितना लाए, बोला रे 2 केजी लेकर के आ गए। ठीक है, आप क्या किए, 2 केजी लेकर के आए। 2 केजी क्या, 2 क्या बच्चों, ये है मात्रा। अब 2 के आगे जो है, ठीक है, 2 के आगे जो है ये क्या है, मात्रा। ये जो है आप अगर किसी शॉप पर जाते हैं एप्पल के, तो उसको कहते हैं, ज्यादा बोलता क्या चाहिए, बोला एप्पल चाहिए। फिर बोला कितना चाहिए, उसको बोलते सिर्फ 2। आप लेने आए थे 2 केजी, लेकिन अगर उसको 2 बोलेंगे तो गिन करके 2 पीस देगा, 2 केजी नहीं होगा। ठीक है, या आप उसको सीधे बोलेंगे हमको केजी एप्पल चाहिए, 2 बोलिए ही नहीं। ठीक है, तो क्या कहेगा वो या मात्रक को भी नहीं समझ रहा है और सिर्फ आप मात्रा बोल रहे हैं, तो इसको भी समझ में नहीं आ रहा है। इत्तेफाक से आप एप्पल की दुकान पर हैं, वो 2 पीस गिन करके भी आपको दे देगा। अगर आप चीनी लेने जाएंगे, शुगर खरीदने जाएंगे, तो चीनी खरीदते वक्त आप बोलेंगे मुझे 2 केजी चीनी चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 ऐसे आप ये बोले शुगर चाहिए, कितना चाहिए, उसको बोले 2। आप क्या बोले, 2। अब बेचारा एप्पल तो था तो गिन करके दे दिया, क्या चीनी आपको गिन करके देगा, वो नहीं। उसको पूरा समझाने के लिए बच्चों हमें मात्रा भी बोलना पड़ेगा और मात्रक भी बोलना पड़ेगा। तो मात्रक, जो मात्रा के साथ उपयोग होने वाला चिन्ह है, ये क्या है, चिन्ह है। ये हर जमाने में ये चिन्ह बदला जाता था। पहले क्या था, हमने पढ़ा है बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्लास 9 में, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति, जिसको प्रणाली भी कहते हैं। CGS सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या था, FPS सिस्टम। उसके बाद फिर क्या होने लगा, उसके बाद आ गया MKS सिस्टम। और चौथा जो हो गया बच्चों वो है SI सिस्टम। ये जो है जिस जमाने में CGS यूज होता था, लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाने लगा, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में। उसके बाद आया लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में।
फिर आया क्या, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापा जाने लगा। बावजूद उसके क्या हुआ कि बहुत सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। अलग अलग कंट्री अलग अलग क्या होने लगा, यूज करने लगा। क्योंकि देखिए लेंथ को सेंटीमीटर में नापने से, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, अगेन लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में, अगेन लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग यूज करने लगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। कोई कुछ और यूज कर रहा है, कोई कुछ और यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है। अपने भारत में कुछ कर रहे हैं, फ्रांस में कुछ कर रहा है, जर्मन वाला कुछ कर रहा है। हाँ, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। इन सब डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए ये एसआई सिस्टम को लाया गया। ये 19वीं सेंचुरी 1950 के बाद की बात है। 1950 के बाद जो है इसको लागू पूरी तरह से किया गया और आज इसी को हम लोग यूज करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, लेकिन इतना समझ लेते हैं कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये बदलते जमाने के हिसाब से तो था, लेकिन आज भी इसका यूज हम करते हैं। ऐसा नहीं करते। क्या सेंटीमीटर में नहीं नापते हैं? कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर देता है आपको, ये भी यूज आज है। लंबाई ये मास को ग्राम में नापते हैं, आज भी देते हैं। हाँ, 1.5 ग्राम। हाँ, टाइम को सेकंड में नापते ही है। एफपीएच में लेंथ को फुट में नापते हैं। हमारा जो मिस्त्री काम करता है, घर जो बनाता है, बढ़ई जो काम करता है, कारपेंटर जो काम करता है, वो फुट में नापता ही है। पाउंड में आज भी पुलिस रेस में जब दौड़ होती है वहां पर गोला फेंका जाता है, उसका मेजरमेंट पाउंड में होता ही होता है। टाइम को सेकंड में मेजर करते ही है। फिर आइए मीटर में मेजर होता ही है, किलोग्राम में मेजर होता ही है, सेकंड टाइम मेजर होता ही है। एसआई लाने का मकसद क्या हुआ कि हम पूरे दुनिया में एक जैसे यूनिट का क्या करें, रिवाज करें, प्रणाली को लागू करें और कॉम्प्लिकेशन से बचें। ठीक है, वन सिस्टम, हाँ, वन सिस्टम नो वेरिएशन, ऐसी बात है। तो ये सभी चीजें आज भी यूज होती हैं अलग अलग, लेकिन सिस्टम यूज नहीं होता, सिस्टम यही यूज होता है। ओके, तो हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमारे इस वीडियो को देखें, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरी बात है कि 11वीं क्लास का बैच हमारा रेगुलर है और बैच में काफ़ी स्ट्रेंथ भी है, बच्चे भी हैं। आप जुड़े, एम्बिशन से जुड़े, एम्बिशन के हैंड को स्ट्रॉन्ग करें। आप अगर एम्बिशन के हैंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एम्बिशन आपके एम्बिशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, हैव ए नाइस डे।